हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जैसे कि मैं आपको पहले बता दूं कि ये हमारी इंटेंस जीके रिवीजन की तीसरी क्लासेस है और कंप्लीट इंडियन पॉलिटी मतलब इंडियन पॉलिटी की ये पहली क्लासेस होगी। अभी हमारा इसी तरीके से सिलेबस चलने वाला है और अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम 8 AM पर सुबह एक क्लासेस अपलोड करते हैं और जो कि अपलोड हो चुकी है मोनेस्ट्री की। इसके अलावा 3 PM पर पॉलिटी की स्टार्ट होगी और 9 PM पर स्ट्रेटेजी की क्लासेस अपलोड होगी। इस तरह से हमारी रेगुलर क्लासेस अपलोड हो रही हैं। अभी जैसे 3 PM पर पॉलिटी की जो क्लास आप देख रहे हैं प्रेजेंट में अपलोड हो चुकी है। और अगर आप ये क्लासेस लाइव चाहते हैं कि 3 PM पर कोई क्लासेस लाइव हो, 8 AM पर लाइव हो और 9 PM पर भी हम लाइव हों, तो उस तरीके से भी हम काम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। ये क्लासेस भी आपको अपलोड हो जाएगी, सारी क्लासेस अपलोड मिलेंगी आपको। और ये सीरीज़ चाहे जो भी हो, मैं सारी की सारी कंप्लीट करके रहूँगा क्योंकि मैं पहले जो भी सीरीज़ स्टार्ट किया, मैं कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ। बट हाँ, ये वाली सीरीज़ मैं सारी की सारी कंप्लीट करके ही रहूँगा। हाँ, अगर आपने प्राइम टेस्ट सीरीज़ जॉइन नहीं की है, तो जॉइन कर लीजिए। जो अभी 499 प्राइस है, आपको मिल जाएगा, डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा। तो आप इसको जॉइन कर लीजिए। इसमें 100 प्लस टेस्ट भी हैं इसमें, 100 प्लस टेस्ट हैं और इसके अलावा जीके, स्टैटिक जीके के लगभग 10 प्लस टेस्ट हैं और भी सारे सब्जेक्ट्स के टेस्ट हैं जो कि बहुत सारे इंटेंस हैं और जो नए पैटर्न हैं, न्यू पैटर्न है, रिपीटेड पैटर्न उसके आधार पर बनाए गए हैं। उसके लिए प्राइम जीएस अकेडमी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे, फ्री में एक्सेस मिल जाएगा। इसके अलावा मैं और भी टेस्ट इसमें ऐड कर दूँगा, तो अभी 10 कर दूँगा, इसमें टेस्ट ऐड हो जाएँगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में सदस्यों का चयन किस आधार पर किया गया था? प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा, अ, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन मनोनयन द्वारा, लॉटरी प्रणाली द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है आपको बताना है। इसका सही आंसर है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ था। तो बेसिकली क्या होता कि जो संविधान सभा थी, अब वहां पर कोई भी ऐसे तो अभी एक प्रणाली नहीं थी। जैसे निर्वाचन आयोग था, तो निर्वाचन आयोग भी नहीं था उस टाइम पर। जब निर्वाचन आयोग नहीं था, तो अब जो सदस्यों का निर्वाचन तो करना था संविधान सभा के लिए, तो उसके लिए एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली शुरू की गई एकल संक्रमण मत के द्वारा और चुनाव हुआ। चुनाव जो है प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया गया था। जो प्रांतीय सभा विधानसभाएँ थी, उनके सदस्यों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य। प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया गया था। इसमें जो सदस्य थे संविधान सभा में, कुल 389 सदस्य थे, जिसमें कि जैसे 292 जो थे ब्रिटिश प्रांतों से थे, 4 चीफ कमिश्नर प्रांतों से थे और 93 जो थे वो देसी रियासतों के सदस्य थे इसमें। और यह जो मतलब संविधान सभा के सदस्यों का चयन किया गया था, एक कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था, जो कि 1946 में आई थी। कैबिनेट मिशन योजना इसके तहत किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो गया बी नंबर है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से किया गया था। प्रश्न नंबर 2 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर के अतिरिक्त इनमें से कितने अन्य सदस्य थे? तो प्रारूप समिति के सदस्य के पूछिए कि कितने सदस्य प्रारूप समिति में। तो प्रारूप समिति में मतलब बी आर अम्बेडकर टोटल कितने थे? टोटल 7 थे, है ना? जिसमें कि 6 सदस्य अन्य थे और 1 हो गए कौन? बी आर अम्बेडकर। तो कितने हो गए? 7 सदस्य टोटल थे। ठीक है। अन्य सदस्यों में जैसे देखा जाए तो पहला नाम आता है एन गोपालस्वामी अयंगार। एन गोपालस्वामी अयंगार अयंगार और इसके बाद अगर दूसरे नंबर पर देखें तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और इसके अलावा डॉक्टर के एम मुंशी। डॉक्टर के एम मुंशी। डॉक्टर के एम मुंशी और अगर इसके अलावा देखा तो सैयद मोहम्मद सादुल्ला। मोहम्मद सादुल्ला खां। इसके अलावा देखा जाए तो एन माधवराव। एन माधवराव और अब जो डीपी खेतान। अब यहाँ पर कुछ एक नाम है जो बाद में चेंज हो गए थे या कहें डेथ हो गई थी, जैसे डॉक्टर
डीपी खेतानन को बाद में प्रतिस्थापित कर दिया था टीटी कृष्णमाचारी के बाद कृष्णमाचारी के द्वारा। तो और ये प्रारूप समिति बेसिकली क्या कर रही थी, संविधान सभा के जो संविधान है, भारतीय संविधान, उसका मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी इसको सौंपी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक पूछा है और इस बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। तो एकदम बिल्कुल करेक्ट है कि जो ये बैठक हुई थी इसमें संविधान सभा ने मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था, एकदम सही है। और 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, तो दोनों कथन सही है। जो 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी, ये नई दिल्ली के संविधान भवन यानी कि संसद भवन में हुई थी। पहले उस टाइम पे संविधान भवन बोला जाता था इसको, संसद भवन में हुई थी, जो तो अब चेंज कर दिया गया है, नया बन गया है इसके लिए। और इसके जो अध्यक्ष थे संविधान सभा की पहली बैठक में, अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सच्चिदानंद सिन्हा पहले अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष चुने थे। और मुस्लिम लीग में भाग नहीं लिया था। बाद में स्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? मूल संविधान में था? तो नहीं, मूल संविधान में था। 24 संविधान संशोधन में? नहीं। 42वें संविधान संशोधन में? हाँ बिल्कुल। 44वें संविधान में? नहीं। तो 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था समाजवादी शब्द। इस टाइम पे 3 शब्द जोड़े गए थे बेसिकली, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। अखंडता और धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता भी बोलते हैं इसको, वर्ड को जोड़ा गया था। तो ये मूल प्रस्तावना में नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे और इस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको कहा जाता है। किसको? 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। यह व्यापक और इस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बहुत सारा संविधान में परिवर्तन किया गया था, तो व्यापक रूप से संविधान में परिवर्तन किया गया था इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। प्रस्तावना का उद्देश्य, प्रस्ताव, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, मूल अधिकारों पर समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल, संघीय संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू। तो प्रस्तावना का जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो जवाहरलाल नेहरू ने ही प्रस्तुत किया हुआ था सबसे पहले। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष मैं अभी पहले बता चुका हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। मूल अधिकारों पर समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे और संघीय संविधान समिति इसके जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। तो कुल मिला के इसका सही आंसर क्या हो गया? ए नंबर ये आंसर है। उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, जो बाद में ही प्रस्तावना बना था। ठीक है, और जो अस्थायी अध्यक्ष थे इनको चुना गया था, मैं ये बता चुका हूँ। और मूल अधिकारों पर समिति और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जो प्रांतीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आपको कालानुक्रमिक तरीके से लगाना है, क्रम में लगाना है इनको। प्रारूप समिति का गठन, उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण, संविधान पर अंतिम मतदान, संविधान सभा की बैठक। तो जो संविधान सभा की पहली बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो 13 दिसंबर 1946 को होता है। 13 दिसंबर 1946 को होता है, इसकी डेट अभी बताया हूँ जस्ट पीछे। और फिर प्रारूप समिति का गठन है जो वो 29 अगस्त 1947 को होती है। 29 अगस्त 1947 को होती है। और संविधान सभा पर अंतिम मतदान, ये तो संविधान पूरा कंप्लीट हो गया, 26 नवंबर 1949। तो पहला नंबर पे आ गया आपका चौथा, फिर उसके बाद आ गया आपका 13 दिसंबर 1946 मतलब दूसरा, फिर उसके बाद आपका पहला और उसके बाद तीसरा। 4 2 1 3 मतलब ए नंबर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना में संविधान के मूल सिद्धांत और उद्देश्य निहित हैं, एकदम सही है। और संविधान की मूल आत्मा से ही इसलिए कहा जाता है, तो इसलिए ए आर दोनों सही हैं और कथन
मतलब RE की सही व्याख्या है। तो कुल मिला के इसका सही है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। संविधान का अभिन्न अंग है। इसमें एक सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि प्रस्तावना में क्या संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो हाँ, संविधान संशोधन हो सकता है। संविधान संशोधन हो सकता है। संविधान संशोधन पॉसिबल है ना? पॉसिबल है, जब पॉसिबल है, क्यों कहा गया था? केशवानंद भारती केस में कहा गया था कि जिसे जो इसका मूल स्ट्रक्चर का पार्ट है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा। मतलब लाइक जैसे अब उसमें कोई शब्द है, जैसे अखंडता शब्द है, तो उसको नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि अखंडता जो है वो संविधान के जो मूल स्ट्रक्चर है उसका नेतृत्व करता है ना? संविधान से जुड़ा हुआ है अखंडता वर्ड, इसलिए अखंडता वर्ड को नहीं हटाया जा सकता है। हाँ, इसमें कुछ भी चीज़ ऐड की जा सकती है, क्योंकि जो भी प्रस्तावना में भाग, जो भी पार्ट्स हैं, वो सारे के सारे मूल स्ट्रक्चर का पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है? तो जनता द्वारा चुना गया राष्ट्रपति, संसदीय लोकतंत्र, गणराज्य शब्द का अर्थ पूछ रहा है। संसदीय लोकतंत्र, संघीय व्यवस्था, न्यायिक समीक्षा की शक्ति। सो इसका जो सही गणराज्य शब्द का अर्थ है वो है जनता द्वारा चुना गया राष्ट्रपति। मतलब देखिए, दो प्रकार की स्थितियां होती हैं। एक जो गणराज्य है, और एक है राजतंत्र। जैसे कि गणराज्य है, जहाँ पे जो राष्ट्रपति है, जो राज्य का प्रमुख होता है, कार्यकारी प्रमुख है, कार्यकारी प्रमुख नहीं है, बल्कि एक नियामक तौर पे है। तो राष्ट्रपति होता है जो, तो राष्ट्रपति को कौन चुनता है? जनता चुनती है। वहीं जो राजतंत्र में होता है, ये वंशानुगत होता है, वंशानुगत है। जैसे कि ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में होता है। तो और जो यहाँ पे जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, बेसिकली संसद भारत में हो रहा है, जैसे संसद प्लस राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है, सदस्यों द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत भारतीय संविधान में अमेरिका से नहीं लिया गया है? अमेरिका से नहीं लिया गया है। यहाँ पे देखो, न्यायिक समीक्षा कहाँ से लिया गया है? लिया गया है अमेरिका से। संघवाद, ये बेसिकली अर्ध संघवाद जो संघीय व्यवस्था है, ये कर्नाटक से नहीं, कनाडा से ली गई थी अर्ध संघीय व्यवस्था। संसदीय सरकार नहीं, मौलिक अधिकार लिए गए हैं। तो संसदीय सरकार जो है वो ब्रिटेन से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया था। और अमेरिका में जो है अध्यक्षीय प्रणाली है, अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली है, अध्यक्षीय प्रणाली है यहाँ पर। और यहीं पर संघवाद, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति और महाभियोग की प्रक्रिया और राष्ट्रपति का पद लिया गया था। तो अमेरिका से क्या क्या लिया है हमने? तो अगर आप देखोगे तो न्यायिक समीक्षा हो गया, इसके अलावा संघवाद हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी यहीं से ली गई थी। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी ली गई थी, महाभियोग की प्रक्रिया भी ली गई थी, प्रक्रिया भी ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और इसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। हाँ, बिल्कुल सही है, दोनों करेक्ट है, दोनों सही है। केवल मतलब सी 1 और 2 दोनों। तो सबसे बड़ा संविधान है, और जो मूल संविधान में वो 395 अनुच्छेद थे, और यहाँ पर एक और चीज लिखी है, 22 भाग थे, 22 भाग थे। प्रेजेंट में जो है वो 25 भाग हो गए हैं, लगभग 450 अनुच्छेद के आसपास हैं, और 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार हैं, है ना। अनुच्छेद भाग 2 है जो, इसमें नागरिकता का प्रावधान है, जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 है, तो इसमें नागरिकता है। और वहीं भाग 3 में बेसिकली यहाँ पर मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं। और भाग 4 में जो है
तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, तो निर्देशक तत्व हैं यहाँ पर, निर्देशक तत्व हैं। और भाग 5 में संघ सरकार है। संघ सरकार अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। अगर आपने एक वीडियो है, मैंने भारतीय संविधान की संपूर्ण मतलब भारतीय संपूर्ण राज्य व्यवस्था थी, संपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था के नाम से है। अ, संपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था। इस क्लास को आप पूरा दे सकते हैं, बहुत अच्छी क्लासेस है, क्योंकि इसमें मैंने सारे के सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं और मुश्किल से 6-7 घंटे की है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर आप उसको देखना चाहें तो आप इसमें पूरा कवर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सम्मिलित करें। भाग 1 संघ राज्य एवं उसका क्षेत्र, भाग 3 मौलिक अधिकार मैं बता ही चुका हूँ, भाग 4 राजनीतिक सिद्धांत राज्य सरकार, भाग 6। हाँ सही है। तो ए का दूसरा, इसके बाद बी का पहला, सी का तीसरा और डी का चौथा। तो कौन सा? ए दूसरा, बी पहला, सी तीसरा, चौथा। ए नंबर इसका सही है। इसको पढ़ लीजिए आप, यहाँ पे भाग चौथा छठवां लिखा हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रथम अनुसूची में क्या वर्णित है? संविधान की प्रथम अनुसूची में क्या वर्णित है? तो राज्यों के केंद्र प्रदेशों के नाम में लिखा हुआ है। बी नंबर आपका सही है। 8वीं अनुसूची में जो है संविधान भाषा की सूची है, 8वीं अनुसूची में है, ठीक है। और इसमें जो वर्तमान में राज्य हैं 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। इसका मूल रूप से जो इसमें भाग थे जो ABCD में बटा हुआ था, और दूसरी अनुसूची में जो है राष्ट्रपति राज्यपालों का वेतन है, तो ये दूसरी अनुसूची में है, दूसरी अनुसूची में है। और पंचायतों की शक्तियाँ 11वीं अनुसूची में है, और नगर पालिका जो है 12वीं अनुसूची में है। 10वीं अनुसूची में जो है यहाँ पर आपका दल बदल है, दल बदल से संबंधित नियम है। 9वीं अनुसूची में है ऐसे कुछ कहें अनुच्छेदों को रखा गया है जिनका सिक्योरिटी रखी गई है, या कहें भूमि से संबंधित इसमें नियम है, भूमि से संबंधित कानून है, ठीक है। 8वीं अनुसूची में बता चुका हूँ। 7वीं अनुसूची में तीन अनुसूचियां हैं, 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची, जिसपे राज्यों को और केंद्र को अपना नियम बनाने या कानून बनाने की शक्तियां प्राप्त हैं। 14वां है जो क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसको सही तरीके से लगाना है कि 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज, 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका, तो 42वां संविधान संशोधन, फिर 44वां संविधान। सबसे पहले आएगा 42वां संविधान। देखो ये तो स्वाभाविक तौर पे है, जब आप संविधान संशोधन लगा रहे होगे 42वां आएगा, फिर 44वां आएगा, फिर बाद मतलब 42वां आया, 44वां आया, उसके बाद 73वां, 74वां आया। तो इसमें तीसरा, चौथा, पहला और इसके बाद दूसरा, तो 3 4 1 2, ए नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी, वह अनुसूची राजकीय भाषाओं से संबंधित है। तो 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी और अनुसूची राजकीय भाषाओं से संबंधित है। राजकीय भाषाओं से नहीं है, क्योंकि ऐसी भाषाएं हैं जो मतलब एक प्रकार से बिल्कुल समृद्ध हैं, तो राजकीय भाषाओं से संबंधित नहीं है ये, ठीक है। तो सही तो है ये, तो राजकीय भाषाएं बट संबंधित नहीं है, उससे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है ये। तो इसका जो सही आंसर हो गया ए आर, दोनों सही हैं, ठीक है। बाद में जैसे इसमें कुछ और भाषाएं ऐड की गई थी 14 भाषा के बाद, तो 1967 में जो है सिंधी जोड़ी गई थी, सिंधी जोड़ी गई। और इसके बाद 1992 में कोंकणी, कोंकणी, मणिपुरी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। इसके अलावा 2003 में 2003 में बोडो डोंगरी, 4 भाषाएं और जोड़ी गई, बोडो डोंगरी, मैथिली और संथाली, इन भाषाओं को भी इसमें ऐड किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? अभी मैंने बताया हुआ था भाग 2 में है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11। लेकिन देखो ये यहाँ पे नागरिकता संबंधी प्रावधान बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जो नागरिकता अधिनियम 1955 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? नागरिकता अधिनियम 1955। इसमें बहुत सारे प्रावधान हुए थे, जो कि एक तो नागरिकता प्राप्त करने के और नागरिकता छीनने के कहें या नागरिकता खत्म समाप्त होने के प्रावधान है। नागरिकता प्राप्त होने के प्रावधान है इसमें और नागरिकता समाप्ति के भी प्रावधान हैं। क्योंकि अनुच्छेद 11 में लिखा हुआ है कि इसके पश्चात संसद को नागरिकता से संबंधित प्रावधान बनाने का अधिकार है। सो इसने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया जा सकता है? भारतीय संविधान के अनुसार पूछा है यहाँ पर। कई बार देखो आप क्वेश्चंस को यहाँ पर नोटिस करना, जैसे भारतीय संविधान के अनुसार, संसद के अनुसार, अधिनियम के अनुसार, इसी अधिनियम के अनुसार, इस तरीके से पूछा जाता है। राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया जा सकता है? तो संसद के कानून द्वारा किसी भी आधार पर, जो संसद कानून बनाएगी उस किसी भी आधार पर राज्य का पुनर्गठन बनाया जा सकता है। जैसे नया संसद पे क्या शक्तियां हैं, जैसे नए राज्य का गठन कर सकती है, नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इसके अलावा राज्य की सीमा बदल सकती है, राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, सीमा में परिवर्तित कर सकती है। इसके अलावा राज्य का नाम बदल सकती है, कुछ भी कर सकती है, कुल मिला के राज्य का नाम बदल सकती है। हालाँकि देखो इससे संबंधित राज्य बनाने की जो राय है या कहें सलाह ले सकता है, बट वो बाध्यकारी नहीं है। और 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति नागरिक है, बिल्कुल सही है। और भारतीय संविधान में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है, ये भी सही है। तो कौन सा सही है इसका? दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है और जन्म लेने वाला हर व्यक्ति भारतीय नागरिक है। तो सी नंबर। यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर हर शब्द का यूज हुआ है, तो हर व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं हो सकता है, बल्कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके माता पिता में से कोई एक, माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, कोई एक भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित संघीय सूची में मूल रूप से कितने विषय हैं? तो संघीय सूची में पूछा गया है, संघीय सूची में कितने बड़े विषय हैं? सो इसमें 97 विषय हैं मूल रूप से। तो जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची है, तो इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तो जो संघ सूची है इसमें संसद नियम बनाएगी और क्या कह सकते हैं, संघ नियम बनाएगी या कानून बनाएगी। राज्य सूची में राज्य और समवर्ती सूची में संघ प्लस राज्य दोनों, संघ प्लस राज्य दोनों कानून बनाएंगे। अब यहाँ पर जो विषय हैं, तो यहाँ पर टोटल विषय कितने हैं? 97। राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? 66 विषय हैं। और वहीं समवर्ती सूची में जो कुल कितने विषय हैं? 47 विषय हैं। अच्छा, और यहाँ पर जो मूल रूप से विषय हैं, कह सकते हैं कि जैसे इसमें कुल कितने, टोटल कितने 100 विषय हैं, जिसमें कि 97 विषय अभी किए गए हैं। इसके अलावा इसमें 61 विषय हैं, जिसमें 96 विषयों पर अभी बना सकती है और 47 की जगह पे यहाँ पर 52 विषय हैं टोटल। तो इन पे नियम बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्नलिखित को सुमेलित करें। संघ सूची शिक्षा वन, राज्य सूची रक्षा विदेश नीति नहीं हो सकता है, तो संघ सूची ए का दूसरा, राज्य सूची जो है वो कृषि और पुलिस से संबंधित है, समवर्ती सूची है वो शिक्षा वन, और जो अवशिष्ट शक्तियां वो संघ के पास है। तो ए का दूसरा और बी का जो है राज्य सूची कृषि और पुलिस, बी का तीसरा। इसके अलावा सी समवर्ती सूची शिक्षा और वन, सी नंबर का है, सी नंबर का पहला, और इसके बाद आपका डी का चौथा।
तो ए दूसरा, बी तीसरा, सी पहला और डी चौथा। डी नंबर सही है। संविधान के अनुच्छेद में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ कहा गया है इसको। तो राज्यों का संघ कहा गया है, मतलब यूनियन ऑफ द स्टेट्स कहा गया, नॉट दी, इसमें फेडरेशन ऑफ द स्टेट नहीं कहा गया इसको, फेडरेशन ऑफ स्टेट। फेडरेशन में क्या होता है कि कई सारी शक्तियां हैं, वो मिलके एक राष्ट्र का निर्माण कर रही हैं, जबकि ऐसा नहीं है। भारत कैसा है? भारत एक राज्य है बड़ा सा, और उसमें छोटी छोटी शक्तियां हैं, जो ये सारे स्टेट बनाए गए हैं प्रशासनिक रूप से एक बेहतर स्टेट बनाने के लिए किए गए हैं, कि जो जैसे अब मान लो यहाँ पर एक शक्ति है, एक कोई काम है, तो काम को बाँट दिया गया है इन राज्यों के लिए। तो इनकी कोई अपनी ऐसी शक्ति नहीं है, जैसे कि अमेरिका में है। तो अमेरिका में क्या हुआ, ये 13 राज्य थे, तो इन 13 राज्यों ने एक निर्णय लिया, उस पे एक बना के कहा कि हम एक राज्य बनाते हैं, जिसका नाम होगा अमेरिका संघ होगा, अमेरिका संघ हो। तो इस तरीके से अमेरिका का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक में व्यवस्थित करें। भारत सरकार अधिनियम 1935, मार्ले विंडो सुधार 1909, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड 1919। अब यार इसमें क्या है, इसमें तो सन ही लिखा हुआ है, तो इसका दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और इसके अलावा चौथा नंबर। हाँ, इस यहाँ पे चौथा नंबर, 4 2 3 और 1, 4 2 3 1, 4 2 3 1, ये नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता प्राप्त करने की 5 पद्धतियां, नागरिकता प्राप्त करने की 5 पद्धतियां, जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण, भू क्षेत्र के समावेश नागरिकता प्राप्त कर सकती हैं। सही है, भारतीय संविधान में नहीं है, लेकिन यहाँ पे याद रखो, भारतीय संविधान में नहीं है, ये गलत है। तो आर सही है और ए गलत है। आर सही है, ए गलत है। जो ये सब लिखी गई है नागरिकता अधिनियम 1905 में लिखी गई है, इनका वर्णन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा किस देश से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है? कानून द्वारा स्थापित, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है, वो कहाँ से ली गई थी? वो ली गई थी ब्रिटेन से ली गई थी। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, तो शुरुआत में था जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, बाद में क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, इसको चेंज कर दिया गया ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ से, ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसेस ऑफ लॉ से इसको एक्सचेंज कर दिया गया। मतलब ऐसा था कि अगर मान लीजिए संसद कोई कानून बना रही है, तो उसको देखना चाहिए कि ये सही प्रक्रिया है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि उसको अपना लिया गया है। मान लीजिए कोई ने एक चोरी की, अब चोरी के लिए उसको संसद ने नियम बना दिया कि उसको फांसी दी जाएगी, तो यह उचित नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए उचित प्रक्रिया बनानी चाहिए कि भाई 2 महीने की इसको सजा होगी। ठीक है, एक प्रकार से उचित प्रक्रिया होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मनमानी होना चाहिए कुछ भी। तो ये ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ मेनका गांधी केस 1978 में अपनाया गया था। मतलब संविधान सभा में देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व किसने किया हुआ था? प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, रियासतों के शासकों के द्वारा नामांकन, रियासतों के शासकों द्वारा नामांकन नहीं किया गया था, मतलब देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व किसने किया हुआ था? तो ये रियासतों के शासकों के द्वारा किया गया था, जो नामांकन किया गया था उनके द्वारा किया गया था। और देशी रियासतों के प्रतिनिधि कितने थे? 93 प्रतिनिधि थे। यह ब्रिटिश प्रांतों की जो अलग अलग व्यवस्था थी उसके द्वारा किया गया था। ठीक है, और हैदराबाद के सबसे अधिक प्रतिनिधि थे, इसमें 5 प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था, और संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। हाँ, बिल्कुल सही है, महिलाओं की थी। और चुनाव जो वयस्क, संविधान सभा का चुनाव जो था वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, मैं पहले ही बता चुका हूँ, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दलबदल विरोधी कानून है? तो इसके बारे में मैं आपको बताया हूँ, ये किस अनुसूची में है? ये 10वीं अनुसूची में है। और ये किस अनुच्छेद के द्वारा संविधान संशोधन, तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में ऐड किया गया था इसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सम्मिलित करें। अनुच्छेद 370 आपातकाल, अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 जम्मू कश्मीर निरस्त, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। तो जो अनुच्छेद 370 है, ये निरस्त कर दिया गया है इसको।
आपको इसका पता है, अनुच्छेद 352 आपातकाल, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। तो ए का तीसरा, बी का आपका पहला और सी का दूसरा और डी का चौथा। डी का चौथा का जो सही आंसर है वो ई नंबर सही आंसर है। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संचालन समिति के अध्यक्ष मुझे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बीआर अम्बेडकर और मौलाना अबुल अबुल कलाम आजाद। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें और भी अन्य समितियां थी, जैसे प्रारूप समिति के मैं बता चुका हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर थे, संघीय शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू थे, मूल अधिकार समिति के थे सरदार पटेल और प्रांतीय संविधान समिति के भी सरदार पटेल थे। कुल 13 समितियां थी संविधान सभा के लिए गठित की गई थी। भारतीय संविधान में वर्ण धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो भारतीय संविधान में पूछा है, ऐसा नहीं हुआ है, इसने वेस्टर्न का नहीं पूछा है, तो सभी धर्मों का सम्मान धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण है। कि जो राज्य है मतलब स्टेट है, उसका कोई एक धर्म नहीं होगा और वह सभी जो धर्म है उनके साथ समान व्यवहार करेगा। ऐसा नहीं होगा किसी एक धर्म के साथ किए गए। वहीं जो वेस्टर्न है, जो वेस्टर्न फिलॉसफी में है, कह सकते हैं वेस्टर्न फिलॉसफी में है, धर्मनिरपेक्षता है, वहाँ पर ये है कि राज्य और धर्म अलग-अलग हैं। राज्य और धर्म जो हैं वो अलग-अलग मसले हैं। ये इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, दोनों एक-दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में क्रम में व्यवस्थित करें। संविधान का अंगीकरण, अधिनियमन और आत्मार्पण। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान की स्वीकृति। संविधान द्वारा तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में स्वीकृति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष रूप में चुनाव। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अध्यक्ष के रूप में चुनाव जो हुआ था वो 11 दिसंबर 1946 को हुआ। ठीक है, और 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया हुआ था और 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, जिसके अध्यक्ष जो थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और तिरंगे को जो है राष्ट्रध्वज के रूप में स्वीकृति जो है वो 22 जुलाई 1947 को हुई। 22 जुलाई 1947 को। और संविधान द्वारा जो राष्ट्रगान की स्वीकृति है वो 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। और संविधान सभा का जो संविधान का अंगीकरण अधिनियम किया गया वो 26 जनवरी 1950 को किया गया। 26 जनवरी 1950 को किया गया। तो अब देख लो, सबसे पहले चौथा नंबर पे, फिर आपका तीसरा नंबर, उसके बाद आपका दूसरा नंबर, उसके बाद आपका पहला नंबर। 4 3 2 1 ये नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां संघ को प्रदान की गई और यह व्यवस्था संघ की मजबूती के लिए कनाडाई संविधान से ली गई थी। तो एकदम सही है, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। जो तीनों अवशिष्ट शक्तियां हैं वो संघ के पास ही रहेंगी, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो अनुच्छेद पूछा गया, किस अनुच्छेद में है वो? 368 में। इसमें राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन, और यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 है, अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर, जो कि अब निश्चित हो गया है। यहाँ पर कुछ और दिया हुआ है, संविधान संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत राज्य विधानमंडल की स्वीकृति से। और 24 अनुच्छेद को स्पष्ट बनाया गया था कि संविधान की मूल संरचना को बदला नहीं जा सकता, इसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन भारतीय संविधान में आर्य संविधान से लिया गया था? तो ये तो बहुत शानदार है, राज्य के निजी तत्व सिद्धांत से लिए गए हैं और आर्य संविधान में जो है वो स्पेन के संविधान से लिए गए थे। तो मूल रूप से हैं वो स्पेन के संविधान से लिए गए थे। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51 में है और ये न्याय संगत नहीं है, मतलब आप इसके लिए लागू करने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, सिंपल सी बात है। राज्य के लिए नैतिक दायित्व एक प्रकार से हैं, जैसे समाजवादी, गांधीवादी सिद्धांत, इनको 3 पार्ट में बांटा गया, उदारवादी सिद्धांत में भी बांटा गया था। और आयरलैंड में भी सिद्धांत स्पेन संविधान से लिए गए, इसमें लिखा हुआ है। संविधान सभा में कितने सदस्यों ने संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर किए हुए थे? जो अंतिम रूप से हस्ताक्षर हुए थे वो कितने सदस्यों ने किए हुए थे? तो 284 सदस्यों ने किए हुए थे। और ये कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को।
26 नवंबर 1949 को। एक तो मेरी अभी राइटिंग अभी तक नहीं सुधरी यार, पूरा बहुत टाइम से प्रयास कर रहा हूँ मैं। 389 लोगों थे जिसने घटकर 299 ही सदस्य रह गए थे, बाकी लोग आए नहीं थे। कुछ सदस्यों की मृत्यु हो गई, कुछ अनुपस्थित हो गए, तो कुल मिला के 284 सदस्य बचे थे। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ एक जैसे था जब 26 जनवरी को यह लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और निम्नलिखित कथनों पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की चर्चा प्रारंभ से ही है, नहीं है। मूल कर्तव्य पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, तो बिल्कुल सही है। केवल 2 नंबर सही है। तो जो पहले संविधान संशोधन दिए गए थे 1976 में ही जोड़े गए थे, 1976 में जोड़े गए थे। और जो इसकी किसकी सिफारिश पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किए गए थे। और पहले जो कर्तव्य जोड़े गए थे वो 10 कर्तव्य थे, बाद में 86वें संविधान संशोधन द्वारा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में एक कर्तव्य और जोड़ा गया था, जिसमें था 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के लिए फ्री शिक्षा होगी, मतलब मूल शिक्षा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व से क्या तात्पर्य है? बंधुत्व से तात्पर्य पूछा गया है, तो इसमें सिंपल है, राजनीतिक एकता नहीं हो सकता है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता अखंडता एज पॉसिबल वे है, आर्थिक न्याय और सामाजिक समानता की बात ही नहीं की गई है। तो बंधुत्व का तात्पर्य राष्ट्र की एकता और अखंडता के बारे में है, राष्ट्र की एकता और अखंडता के बारे में है। यहाँ पे कुछ चीजें हैं आपको जैसे नोटिस करनी है। तो सबसे पहले जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द है वो कहाँ से लिया गया था? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व फ्रांस की क्रांति से लिए गए थे। फ्रांस की क्रांति से कह सकते हैं, फ्रांस से लिए गए थे। और जो अखंडता वर्ड है ये किस 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वां, निम्नलिखित को सुमेलित करें। भाग 3 चुनाव आयोग, भाग 9 केंद्र शासित प्रदेश, अ, और भाग 15 संघ लोक सेवा आयोग, भाग 16 पंचायती राज। तो जो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित भाग है वो भाग 8 है, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित। तो ए का दूसरा, अब आप एलिमिनेट कर लीजिए, ए नंबर आ गया आपका सही। बी का फिर चौथा, बी का चौथा, बी का चौथा मतलब भाग 9 पंचायती राज से संबंधित है, और भाग 10 जो है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसके अलावा आपका सी नंबर आ जाता है भाग 15। तो भाग 15 किससे, लोक सेवा आयोग, सॉरी चुनाव आयोग से संबंधित है। भाग 16 चुनाव आयोग से संबंधित है। और जो भाग 14 है, जो भाग 14 है, डी का नंबर, वो तीसरा संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। तो किसका इसका सही आंसर हो गया, ई नंबर सही हो गया। अब जो जैसे यहाँ पर मैंने बताया हुआ है ना कि जो केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित अनुच्छेद जो है वो कौन से अनुच्छेद हो गए आपके, अनुच्छेद 239 से लेकर 242 के मध्य में। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे पंचायती संविधान में तो इसमें बहुत सारे अनुच्छेद हैं, अलग अलग हैं, 243 200 ऐसे लिखे हुए हैं। इसके अलावा जो संघ लोक सेवा आयोग है तो अनुच्छेद 315 से लेकर 323, और चुनाव आयोग से संबंधित जो है वो 324 से लेकर 329। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण में प्रक्रिया में कुल कितने दिन बैठकें आयोजित हुई थी? कुल कितने दिन बैठकें आयोजित हुई थी? तो 114 दिन बैठकें आयोजित की गई थी। और इसमें कितने सत्र आयोजित हुए? तो 114 सत्र आयोजित हुए थे। जो यह प्रक्रिया जो टोटल बैठकें हुई थी 100, कुल कितने दिन बैठकें आयोजित हुई? कुल कितने दिन नहीं बोला है इसने, है ना। और ये जो प्रक्रिया चली थी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन चली थी, 18 दिन चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक में व्यवस्थित करें। तो इन घटनाओं को आपको एक समय के अनुसार या कहें सन के अनुसार आपको लगाना है, वर्ष के अनुसार। तो कैबिनेट मिशन का जो आगमन है वो मार्च 1946 में हुआ था, मार्च 1946 में हुआ था। और जो भारत की स्वतंत्रता हुई थी वो 15 अगस्त 1947 को हुई थी, 15 अगस्त 1947 को हुई थी। संविधान सभा का गठन जो है वो जुलाई 1946 में हुआ था, जुलाई 1946 में हुआ था। और माउंट बैटन योजना थी वो जून
एक्ट 1947 में आई हुई थी। तो अब लगा लो आप, यहाँ पे सबसे पहले आता है कैबिनेट मिशन आपका, उसके बाद उसी की वजह से संविधान सभा का गठन हुआ था। फिर आपकी माउंटबेटन योजना आई थी और इसके बाद भारत स्वतंत्र हो गया था। तो 1 3 4 2 ये नंबर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान एक कठोर संविधान है, इसमें संशोधन की जटिल प्रक्रिया निर्धारित है। तो कठोर संविधान नहीं है, कठोर और लचीला दोनों है, कठोर एवं लचीला भी है। ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूजन कर देते हैं आपको। तो ये पहला कथन गलत है, जहां पहला कथन गलत हुआ आपका तो आर सही नंबर हो गया आपका। अभी तो इतने सारे संशोधन हो चुके हैं, लगभग 110 के आसपास, 108 संशोधन हो चुके हैं लगभग। भारतीय संविधान सभा में सबसे कम उम्र के सदस्य कौन थे? तो सबसे कम उम्र के सदस्य, सबसे कम उम्र के नहीं, सबसे बुजुर्ग सदस्य जो थे, तो कम उम्र के नहीं पूछा है, सबसे अधिक उम्र के, सबसे अधिक उम्र के। तो इसके सदस्य कौन से थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर आ गया प्रश्न नंबर 43, संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय कितने रूप हैं? उल्लिखित न्याय के कितने रूप हैं? तो न्याय के 3 रूप हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। जो संविधान की प्रस्तावना में है तो इसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की बात की गई थी। आर्थिक न्याय की बात की गई थी, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो संविधान सभा की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी और हंसा मेहता ने महिलाओं के अधिकारों पर जोर दिया हुआ था। तो इसका जो है, सरोजिनी नायडू नहीं थी, कांग्रेस की थी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा था? 2 नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और हाँ, संविधान सभा में कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं थी, सो ये तो इसलिए गलत भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में किस व्यक्ति को सबसे अधिक योगदान माना जाता है? संविधान के निर्माण में सबसे अधिक योगदान, तो ये तो स्वाभाविक तौर पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। महात्मा गांधी का था ही नहीं, जवाहरलाल नेहरू का था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। अब सुमेलित करना है कि और कहाँ से लिया गया था। तो नीति निषेध सिद्धांत है वो आपका कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। मौलिक कर्तव्य हैं जो, तो वो आपके कहाँ से लिए गए थे? सोवियत संघ से लिए गए थे, तो बी का तीसरा हो गया। अब जो आपातकालीन प्रावधान है, ये कहाँ से लिए गए थे? जर्मनी से लिए गए थे, तो डी का आपका चौथा हो गया। डी का नहीं, आपका जो सी का चौथा हो गया, सी का चौथा हो गया। और ए का आपका निर्वाचन पद्धति जो है, वो कहाँ से? फ्रांस के संविधान से ली गई है, राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति। तो कौन सा सही हो गया आपका? ए नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार भारत की राजधानी कहाँ है? तो संविधान के अनुसार कोई राजधानी नहीं है, कोई भी उल्लेख नहीं है, स्पष्ट उल्लेख है नहीं है, संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, तो बी नंबर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो महात्मा गांधी की हत्या, संविधान का प्रारूपण स्थल, हैदराबाद का भारत में विलय, भारत में पहला आम चुनाव। तो सबसे पहले पहले तो विलय हो जाए सारी चीजों का, सो आपका जब विलय हो गया सितंबर 1948 में होता है। इसके अलावा महात्मा गांधी जी की हत्या हो जाती है 30 जनवरी 1948 को हो जाती है, तो पहले नंबर पे आ जाता है। और फिर इसके बाद संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करना है, जो फरवरी 1948 में हो जाता है। और फिर उसके बाद आपका जो है, भारत में पहला आम चुनाव होता है। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4। और जो हैदराबाद का विलय होता है, ऑपरेशन पोलो के द्वारा होता है, ऑपरेशन पोलो के द्वारा होता है, ऑपरेशन पोलो के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का एक अर्ध संपूर्ण निकाय थी। भारतीय संविधान सभा एक अर्ध संपूर्ण निकाय थी, इसका गठन ब्रिटिश सरकार की योजना के अनुसार हुआ था, तो इसीलिए तो अर्ध संपूर्ण निकाय थी ये। तो ए आर दोनों सही आ रही, क्योंकि किस योजना के तहत हुआ था संविधान सभा का गठन? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में लोक कल्याण राज्य की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा समाजवादी विचारधारा थी, गांधीवादी थी, उदारवादी थी, इन सबका मिश्रण था। इसी वजह से लोक कल्याणकारी। और एक किस सिद्धांत में है? नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, नीति निर्देशक सिद्धांत, वो उसमें से लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निकल कर आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संविधान सलाहकार कौन थे? संविधान सलाहकार कौन थे? तो सर वी एन राव, सर वी एन राव थे।
कई बार इसमें क्वेश्चन हो जाता है, मतलब कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप कई लोग जो हैं वो इसमें क्या लगा देते हैं, भीमराव अम्बेडकर लगा देते हैं, तो भीमराव अम्बेडकर नहीं थे, बीएन राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय संविधान में संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत है। न्यायिक समीक्षा के कारण संसद की शक्ति सीमित है। तो संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत कोई सिद्धांत नहीं है ऐसा, ठीक है? और न्यायिक समीक्षा के कारण संसद की शक्ति सीमित है, बिल्कुल सही है। इसका जो सही आंसर हो गया केवल 2। संसद की संप्रभुता नहीं बल्कि संसद की संविधान की सर्वोच्चता है यहाँ पर, और इसी की वजह से यहाँ पर संविधानवाद क्या है? संविधानवाद, जहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता होती है, संविधानवाद है। और इसको बोलते हैं विधि का कानून। विधि का शासन है, विधि का कानून नहीं, विधि का शासन है। विधि मतलब कानून का शासन है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इसे विश्व के अन्य संविधानों से अलग बनाती है? संविधान की लंबाई, मिश्रित संघवाद, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा। तो कुल मिला के सारे ऐसी विशेषताएं हैं जो संविधानों से अलग बनाती है इसको। यह भारत का सबसे लंबा और लिखित संविधान है, सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें कि लगभग अभी प्रेजेंट में 450 अनुच्छेद है ना, और 25 भाग। मतलब इसको इस तरीके से लिखना चाहिए मेरे हिसाब से, टेक्नोलॉजी ये ऑर्डर होना चाहिए कि पहले 25 भाग हैं, इसके अलावा 495 अनुच्छेद हैं, 450 करीब अनुच्छेद हैं, और 395 थे, और इसके अलावा इसमें 12 अनुसूचियां हैं। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक में क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो होती है 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। भारत गणराज्य की स्थापना जो है वो 26 जनवरी 1950 को होती है। 26 जनवरी 1950 को होती है। और संविधान का जो अंगीकरण है, तो अंगीकरण और आत्मनिर्भर जो होता है 26 नवंबर 1949 को होती है। 26 नवंबर 1949 को होता है। और प्रथम राष्ट्रपति का जो चुनाव है ये कब होता है? 24 जनवरी को ही होता है। 24 जनवरी को ही राष्ट्रपति चुनाव होता है। तो कुल मिला के आप इसको लगा लीजिए। सबसे पहले आता है 3 नंबर, संविधान का अंगीकरण होता है। फिर उसके बाद आता है 4 नंबर, हम राष्ट्रपति का चुनाव होता है, या 1 नंबर भी लगा सकते हो, कोई भी लगा सकते हो इसमें जो आंसर दिया हुआ है। और 4 और फिर 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, बी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकात्मक पूर्वाग्रह के साथ संघीय ढांचा है। एकात्मक पूर्वाग्रह के साथ संघीय ढांचा है। सामान्य समय में संघीय व्यवस्था काम करती है, लेकिन आपातकाल में एकात्मक हो जाती है। हाँ, एकदम सही है। तो ए आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। इस प्रकार से आप जब देखते हो तो अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लग जाता है, और आपातकाल लगने के बाद जो संसद, राज्य की जो शक्तियां हैं, राज्य है जो, वो एक हो जाते हैं। निर्णय किसके? संसद के आधार पर होते हैं। यहाँ पर याद रखना कि जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं वो विघटित नहीं होती हैं। राज्य विधानसभाएं विघटित नहीं होती हैं, लेकिन संसद कानून पास करके विघटित कर सकती है। संविधान निर्माण में किस समिति को संविधान सभा का इंजन कहा गया है? संविधान निर्माण में किस समिति को? तो एक ही समिति थी, वो थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य, जिसमें कि 6 अन्य सदस्य, और मैं पहले नाम बता चुका हूँ, और एक अन्य सदस्य यानी कि भीमराव अम्बेडकर थे। यहाँ पर इसको देख लीजिए, 29 अगस्त 1947 को गठित हुई थी, 141 बैठकें हुई थी इसने। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मूल संविधान में मतदान की आयु 21 वर्ष थी। 61वें संविधान संशोधन में मतदान की आयु 18 घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो दोनों सही हैं। हाँ, ऐसा ही हुआ था, ठीक है। और जो 61वां संविधान संशोधन था, जो 61वां संविधान संशोधन कब आया था? 1989 में आया था, जिसकी आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, और अनुच्छेद 326 में किया गया था। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? तो संविधान का हृदय और आत्मा किसको कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। जब आप अनुच्छेद 32 पढ़ेंगे, इसके तहत रिट निकलती है, जिसको रिट का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके अलावा परमादेश, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, और अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा, ये रिट निकलती हैं। संविधान सभा के कार्यकाल के दौरान कुल कितने विधेयक पारित किए गए थे? कार्यकाल के दौरान, संविधान सभा के कार्यकाल के दौरान जो 9 विधेयक टोटल पारित किए गए थे। यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, जैसे नागरिकता अधिनियम, प्रेस, आपातकालीन शक्तियां,
अधिनियम, दंड संहिता अधिनियम आदि शामिल थे। भारतीय ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है, 60वां क्वेश्चन है। मैं तो डायरेक्ट पढ़ते जा रहा था और लगाते जा रहा हूँ आंसर। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रीयता और नागरिकता में कोई अंतर नहीं है। राष्ट्रीयता और नागरिकता में भारतीय संविधान में केवल नागरिकता शब्द का प्रयोग किया गया है। तो राष्ट्रीय और नागरिकता में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल सही है। और जो संविधान में केवल नागरिकता शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ए, आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या है। इसको पढ़ लीजिए। राष्ट्रीय शब्द कहीं नहीं आया है, यह एकल नागरिकता की अवधारणा को दर्शाता है। अमेरिका में राज्य संघीय नागरिकता है। तो सबसे पहली बात, आपने अगर ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो देखो, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मैं डायरेक्टली फॉलो करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताता हूँ क्योंकि सिर्फ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, फालतू की बकवास नहीं दी है। और मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जो भी लिखा हुआ है उसका डिस्कशन किया जाए। ये पीवाईक्यू बेस्ड हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू बेस्ड हैं। तो अगर अब मैं इनको सॉल्व कर रहा हूँ ये, है ना? तो इसमें जो लिखा हुआ है वो इम्पोर्टेंट है। बाकी और भी देखो, मैं सिलेबस यहाँ पढ़ने नहीं जा रहा हूँ कि पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ा रहा हूँ। जैसे पॉलिटी का पूरा-पूरा एक-एक बता रहा हूँ। तो पॉलिटी एक-एक नहीं बताना है, सिर्फ उतना बताना है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो। और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन्स बार-बार इसमें रिवाइज़ हुए हैं, वो मतलब रिवाइज़ इसलिए हुए हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं और वो ऐसे क्वेश्चन्स रहे हैं जो पीवाईक्यू में भी पूछे जाते रहे हुए हैं। तो आपको सबसे पहले, अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए और आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हमारे साथ में बने रहना है। आपको अगर टेस्टी ज्वाइन करनी है तो प्राइम जीएस अकेडमी डाउनलोड कर लीजिए और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको इस वाली जो पीपीटी है या पीडीएफ है, इसकी लिंक आपको आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। धन्यवाद।